नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से भारी बढ़ोतरी। जनता पर बढ़ा महंगाई का बोझ। पेट्रोल की कीमत में ₹2.61 की बढ़ोतरी। डीजल की कीमत में ₹2.71 की भी बढ़ोतरी। 10 दिनों में चौथी बार बढ़े तेल के दाम। लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों से परिवहन जरूरी सामानों पर भी असर पड़ा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में उछाल देखा गया है। ₹2.61 की बढ़ोतरी पेट्रोल में की गई है, तो वहीं डीजल में ₹2.71 की बढ़ोतरी की गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, और ऐसे में इस बढ़ोतरी का असर अब आम पब्लिक पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 10वें दिन भी चौथी बार तेल के दाम बढ़ गए हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, लोगों की जेब पर क्या कुछ अब असर देखा जा सकता है? देखिए विशाल, पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। जनता पर जिस तरह से महंगाई का लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है, एक बार अगर देखें तो दामों की जिस तरह से 10 दिनों में चौथी बार तेल के दाम बढ़े हैं, आम आदमी की चिंता इससे निश्चित तौर पर बढ़ रही है, जेब पर भी असर पड़ रहा है। पेट्रोल पर अगर देखें तो 2.61 जो है बढ़ोतरी हुई है। डीजल पर ₹2.71 जो है प्रति लीटर जो है महंगा हुआ है, और लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों से परिवहन और जरूरी सामानों पर भी उसका असर जो है वो पड़ता हुआ दिखाई देगा। महंगाई के बीच अगर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने लोगों का जो है वो बजट बिगाड़ा है। अगर ऐसे में देखा जाए तो अब तक 10 दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में करीब अगर 4 बार की बढ़ोतरी को जोड़ा जाए तो ₹7.05 प्रति लीटर बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी कि जिस तरह से 15 मई में पेट्रोल डीजल में ₹3 की बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद 19 मई में करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। 23 मई में पेट्रोल पर 87 पैसे और 91 पैसे डीजल पर बढ़ोतरी हुई। अब 25 मई को पेट्रोल पर ₹2.61 और डीजल पर ₹2.71 जो है महंगी बढ़ोतरी हुई है। तो निश्चित तौर पर लगातार जो है बढ़ोतरी से जो लोग हैं उनके जीवन पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जेब पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी योगेश, 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए दिक्कत का सबब तो जरूर है, लेकिन ऐसे में आम लोगों का क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है? पर कहना है कि जिस तरह से लगातार ये बढ़ोतरी हो रही है, उनके जेब पर खासा असर पड़ रहा है, क्योंकि जो कीमत बढ़ रही है उससे उनकी जेब पर इसलिए भी असर पड़ रहा है क्योंकि जो उनकी फिक्स आमदनी है वो उतनी है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। इसके चलते जो ट्रांसपोर्ट के आने वाले सामान है, चाहे वो सब्जी हो चाहे अन्य सामान हो, उनमें भी जो है लगातार इजाफा हो रहा है। यानी कि महंगाई की मार जो है वो चारों तरफ का जो है आम आदमी पर पड़ रही है, और ऐसे में कुछ राहत मिलने की उम्मीद जो है वो अभी नजर नहीं आ रही है। इसलिए लोग परेशान हैं। लोगों की उम्मीद है कि सरकार इस पर कोई सख्त कदम उठाएगी जिससे आने वाले वक्त में राहत मिलेगी, क्योंकि उनका कहना है कि जो आमदनी है या फिक्स इनकम है वो उतनी है। लगातार इन चीजों में बढ़ोतरी हो रही है जिससे जेब पर काफी असर पड़ रहा है। घर का बजट है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। योगेश, क्या विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं? लोग ईवी की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं क्या, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिए जाएं, या फिर क्योंकि अब तो ये भी देखा जा रहा होगा कि अच्छा खासा जो अर्निंग होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की होगी? देखिए बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ जो है लोगों की जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो आम आदमी जो है वो उसकी पहुंच से अभी भी ये चीजें दूर है, क्योंकि आम आदमी की फिक्स इनकम है। वो अपने घर खर्च को चलाने के लिए ही तमाम तरीके की बचत करने की कोशिश करता है, और ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदना इतना आसान हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। लेकिन जिन व्यक्ति के लिए ये चीजें आसान है वो उनकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल की दाम हो, अन्य चीजों के दाम हो, लगातार बढ़ रही महंगाई हो, वो कहीं ना कहीं आम जीवन पर जो है लोगों के असर डाल रही है। योगेश, ये भी देखा जा रहा था कि उत्तराखंड में जिस तरह से कहा गया कि नो व्हीकल डे मनाया जाएगा, ऐसे में क्या नो व्हीकल डे से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए उससे नो व्हीकल डे से जो है जो ईंधन की बचत हो रही है उससे जो है थोड़ी राहत तो देखने को मिल सकती है कि अन्य और देशों के मुकाबले जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है और अन्य देशों के मुकाबले अभी भी जो है काफी कम है। लेकिन इसमें भी जो है लोगों का मानना यही है कि सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए कि इसके लिए कि आने वाले वक्त में जो है इनके दाम जो है वो नीचे आए, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, तमाम चीजें हों, उनमें कटौती की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। क्योंकि अगर इस तरह की बढ़ोतरी ही आम जीवन पर जो है असर और पड़ता हुआ जाएगा, निश्चित तौर पर लोगों को जो है काफी समस्याएं होंगी अपने घर खर्च को चलाने के लिए। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में आम जनता और जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना है। इस दौरान अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान पेयजल, ग्रामीण सड़कों, बिजली आपूर्ति और सिंचाई से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से भी उठाई गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन समस्याओं को समयबद्ध समाधान करने के निर्देश देते हुए कहा है कि जनता को राहत पहुंचाने सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने पेयजल निगम को गर्मियों में ज़रूरत के मुताबिक टैंकरों की व्यवस्था करने, खराब नलकूपों और हैंडपंपों को जल्द दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग को क्षतिग्रस्त सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर गड्ढा मुक्त करने और विद्युत विभाग को निर्धारित रोस्टर के अनुसार निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा राज्य की बहुत प्रमुख यात्रा है और लाइफलाइन है चारधाम। इसमें प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में तीर्थयात्री, श्रद्धालु, भक्तगण आते हैं, सनातन प्रेमी आते हैं। उनकी व्यवस्था अच्छी हो, इस निमित्त हम लोगों ने, सरकार ने, प्रशासन ने, मंदिर समिति ने, हमारे तीर्थ समाज के लोगों ने, सब लोगों ने पहले से ही लगातार जो 2025 की यात्रा समाप्त हुई थी, तब से हमने इसके लिए सभी प्रबंध प्रारंभ कर दिए थे, समीक्षाएं शुरू कर दी थी। और इस वर्ष बहुत ऐतिहासिक 1 माह की जो यात्रा हुई है, लगभग 1 माह में 20,50,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक चार धामों के दर्शन कर दिए हैं। सभी की यात्रा अच्छी हो, अच्छे प्रबंध हो, अच्छा एक अनुभव लोग लेकर यहाँ से जाएं, उसके लिए लगातार हमारा प्रयास है। थोड़ा सा श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ गए हैं केदारनाथ जी में, और यमुनोत्री में जो हमारा एक कैपेसिटी है उसके अधिक लोग पहुंच रहे हैं। उसको व्यवस्थित करना भी चुनौती है, उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। और हेमकुंड साहब के भी कपाट खुल गए हैं, वहाँ भी बड़ी संख्या में लोगों ने पहले दिन ही दर्शन किए हैं। इसके साथ साथ आदि कैलाश के जो यात्रा प्रारंभ हुई, उस यात्रा में भी 20 दिनों में लगभग 20,000 का आंकड़ा वहाँ भी पहुँच गया है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। पिछले वर्ष लगभग 40,000 पूरे साल भर लोगों ने यात्रा करी थी, उसका 50% अभी 20 दिन में ही जो है वहाँ लोग पहुँच चुके हैं। वो भी ऐतिहासिक होगी, हेमकुंड साहब की भी ऐतिहासिक होगी। अन्य जो हमारे स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, हमारे पौराणिक स्थल हैं, चार धाम हैं, सभी जगह लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं और हमारे राज्य के अंदर ऐसा कोई वो भी नहीं है कि आपस में सब लोग बड़े प्रेम प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहुत भाईचारा है। लेकिन कानून को किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है और नमाज करने के लिए किसी को मनाही नहीं है, लेकिन नमाज करने का अपना स्थान है, उन स्थानों पर करें, स्थल हैं वहाँ पर करें, उनके कारण से किसी को परेशानी न हो। क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है इस समय, पूरे देश दुनिया के जो श्रद्धालु हैं, भक्तिगण हैं, बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं, उसके कारण से अव्यवस्था न हो, इसलिए हमने कहा है कि नमाज का स्थल जहाँ पर है वहीं पर नमाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अपने काशीपुर भ्रमण के दौरान जेतपुर घोसी में विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के आवास पर भी पहुंचे हैं, और जहां उन्होंने विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के आवास पर पहुंचकर उनके दिवंगत ताऊ को श्रद्धांजलि भी दी है। सरदार अमरजीत सिंह चीमा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की और उनके परिवारजनों को भी ढाढ़स बढ़ाते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति प्रदान प्रार्थना भी की है। धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा दशहरा पर्व पर आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि हर की पौड़ी से लेकर तमाम प्रमुख घाट श्रद्धालुओं से पूरी तरह भर गए। सुबह से ही श्रद्धालु मां गंगा में पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचे और हर हर गंगे के जयघोष से पूरा हरिद्वार भी इस दौरान गूंज उठा। हर की पौड़ी, सुभाष घाट, कुशवर्त घाट, चंडी घाट, राजघाट और कनकल क्षेत्र में घाटों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें भी देखने को मिली हैं। देखिए, गंगा दशहरा जो है हरिद्वार के प्रमुख पर्वों से एक है और पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए।
और चूंकि आज सोमवार भी है और कल वीकेंड निकला है तो काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। और जो कल संडे था इसमें भी 27 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आज भी सुबह से लगभग 16 लाख के आसपास अभी तक स्नान कर चुके हैं और सुबह 2-2:30 बजे से अच्छी भीड़ हो गई थी घाटों पर। और इसके अतिरिक्त मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 2 सुपर जोन जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, 12 जोन जिसमें डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं और 27 सेक्टर जिसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 कंपनी अर्धसैनिक बल, 4 कंपनी पीएसी और पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस और इसके साथ ही जो सीपी एपी के हमारे जवान इसमें लगे हैं। और सुरक्षा की दृष्टिगत जो है हमारी बीडीएस टीम डॉग स्क्वाड वो लगातार चेक कर रही है इसमें और सीसीटीवी मॉनिटरिंग करी जा रही है, ड्रोन सर्वेलेंस किया जा रहा है और डाइवर्जन पॉइंट्स पे भी हमारी सफिशिएंट ड्यूटी है। पार्किंग की स्थिति अभी जो मेन पार्किंग्स हैं जैसे दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग है वो तो फुल कैपेसिटी में है, पंडित फुल कैपेसिटी में, चमगादड़ टापू में अभी जगह है वहाँ चल रहा है, रोडी पार्किंग में भी कुछ स्पेस है। अगर ये पार्किंग भरती है तो फिर हम इसको वाया लक्ष्य डाइवर्ट करके अब्दुल कलाम चौक से रखेंगे और बूढ़ी माता श्रीरंग होते हुए हम बैरागी में बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास शहर में स्पेस है और इसके साथ ही जो श्रद्धालु कल से आए हैं, सुबह से आए हैं, जिनका स्नान हो गया वो अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान भी कर रहे हैं। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, गंगा दशहरे पर किस तरह से आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और क्या कुछ व्यवस्थाएं अभी तक की गई हैं? मनोज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है। एक बार आप जी मनोज, गंगा दशहरा का पर्व भी रहा और किस तरह से आस्था का सैलाब उमड़ा है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, देखिए विशाल, आज गंगा दशहरा का महापर्व है जहाँ जो देश के अलग अलग कोने होते हैं वहाँ तमाम श्रद्धालु होते हैं यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसे में धर्म के हरिद्वार में एक आस्था का अलग ही सैलाब देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि वीकेंड था गंगा दशहरा था। तो ऐसे में अभी तक जो अगर हम बीते रविवार की बात करें तो यहाँ पे 27 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। तो सुबह करीब 2:30 बजे से लेके अभी तक जो है 16 लाख श्रद्धालु गंगा स्नान कर चुके हैं। यानी कि साफ से कहा जा सकता है कि आज की पौड़ी के साथ साथ जो आसपास के अन्य घाट है वहाँ पे श्रद्धालु का एक जोहामड़ा वहाँ पे देखा जा रहा है। सुबह गंगा आरती के समय में एक साथ यहाँ पे लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पे जमा हो गए थे। हालांकि पुलिस प्रशासन के लिए आज के गंगा स्नान और वीकेंड का सामना करना यहाँ पे एक बड़ी चुनौती थी। इसलिए यहाँ पे पूरे मेले क्षेत्र को 2 सुपर जोन, 11 जोन और यहाँ पे 27 सेक्टरों में बांटा गया। जो मेला क्षेत्र यहाँ पे ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगाए गए। खास तौर से हमने देखा है कि यहाँ पे मनसा देवी और चंडी देवी पे अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। जो यहाँ पे हैवी ट्रैफिक था वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। जब तक वीकेंड और गंगा दशहरे का जो स्नान है वो यहाँ पे समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक किसी भी तरह के जो हैवी वाहन होंगे वो यहाँ पे नहीं अलाउ किए जाएंगे। केवल जो वाहन है, केवल पेट्रोल के दूध के, केवल उन्हीं वाहनों को यहाँ पे सड़क पर आने की अनुमति होगी, बाकी किसी भी वाहन को यहाँ पे अनुमति नहीं होगी। खासतौर से हमने देखे कि जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की ओर से आने वाले वाहन है उनके लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो नजीबाबाद, रिसोर्ट की ओर से आने वाले वाहन है उनके लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई। वहीं इसी तरीके से देहरादून की ओर से आने वाले जो वाहन है उनके लिए एक अलग यहाँ पे पार्किंग बनाई गई है। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि हरिद्वार की चारों दिशाओं से जो आने वाले वाहन है उनके लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई। क्योंकि ऐसे में पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, हाईवे पे जाम में लगे स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना, उसका विजन ध्यान रखिएगा। खास तौर से ये जो वीकेंड और गंगा स्नान है ये यहाँ के व्यापारियों के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि यहाँ पे जो व्यापारी थे कई दिन पहले से इसकी तैयारी में जुट गए थे क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो पहुंचे क्योंकि फिलहाल स्कूलों की छुट्टी पड़ गई है। तो तमाम जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के जो लोग हैं वो अपने बच्चों के साथ में उत्तराखंड की वादियों का नजारा देखने के लिए उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के पौराणिक नगरी इलाका मंडल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जमीन के नीचे दबे इतिहास की अनमोल धरोहर एक बार फिर उजागर हुई है। मंदिर के पास निजी निर्माण कार्य के लिए जेसीबी से की जा रही खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां और शिल्प खंड बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये मूर्तियां 10वीं से 11वीं शताब्दी के शिल्पकला से मेल खाती हैं। पुरातत्व विभाग ने इन्हें ऐतिहासिक रूप से बेहद अहम मानते हुए अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित रखवा दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में नया विवाद भी खड़ा हो गया है। संरक्षित क्षेत्र में जेसीबी से खुदाई को लेकर लाखामंडल शिव मंदिर समिति ने कड़ा विरोध जताया है। समिति का आरोप है कि यह धरोहर के लिए खतरा है और यहां अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। लोहाघाट की राम सेवा संस्कृति रामलीला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता के निर्देश पर रूमा झूमा मंच के जरिए
जिले के बाल कलाकारों को मंच प्रदान किया गया, जिसमें नन्हे कलाकारों का नृत्य, गायन और वादन का ऑडिशन भी लिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जिले के लोहाघाट, चंपावत और पार्टी क्षेत्र के बाल कलाकारों ने बढ़ चढ़कर भी प्रतिभाग किया है और अपनी शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ व्यापार संघ अध्यक्ष मनीष जुकरिया ने किया है। उन्होंने रामलीला कमेटी अध्यक्ष के प्रयासों की सराहना करते हुए बाल कलाकारों का हौसला भी बढ़ाया है। श्री राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी लोहाघाट के द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए रूमझुमा मंच, जिसमें साल भर हमने एक डांस टीचर यहाँ पर रखा गया है, जो बच्चों को साल भर डांस का प्रशिक्षण यहाँ पर देते हैं। और अब गर्मी की छुट्टी भी होने वाली है। हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि गर्मी की छुट्टी में बच्चों का गायन, बच्चों का वादन, बच्चों का नृत्य का हम उन बच्चों के मंच के माध्यम से निखार कर सकें और बच्चों को मंच प्रदान कर सकें। उसके लिए आज यहाँ पर ऑडिशन किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चे लोहाघाट और पार्टी, बाराकोट, चंपावत से भी बहुत सारे प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। इन चयनित प्रतिभागियों का 13 और 14 तारीख को रामलीला मंच में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस वर्ष रामलीला कमेटी के एक और प्रयास है, जो हमारी मातृशक्ति यहाँ की काफ़ी कर्मठ हैं, जुझारू हैं और समय समय रामलीला कमेटी का उद्देश्य है कि मातृशक्ति को मंच प्रदान करना और उनकी कला को भी निखारना। और इस बार हम 12 तारीख को हमारे रामलीला कमेटी के संरक्षक किरण पुठा जी और सुशीला बोरा जी के दिशा निर्देश में महिलाओं की रामलीला की तैयारी भी यहाँ पर चल रही है, जिसमें हमारी झुमाधुरी पार्टी की टीम के तमाम सारे सदस्यगण और लोहाघाट नगर की महिलाएं उसमें तैयारी पे यहाँ पर लगी है। चंपावत में लोहाघाट के फनहिल के जंगल में आग लग गई। सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वन कर्मी आग बुझाने में नाकाम रहे। आज सुबह से ही वन कर्मी क्षेत्र के विभिन्न जंगलों में लगी आग को बुझाने में तत्पर रहे, पर फनहिल के जंगल में आग ने काफ़ी विकराल रूप ले लिया, जिस कारण वन संपदा को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। पहाड़ों की रानी मसूरी के प्रसिद्ध कैमल्स बैक रोड क्षेत्र में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के जंगलों में फैल गई, जिससे बड़ी मात्रा में वन संपदा जलकर राख हो गई। आग लगने के आसपास से के रिहायशी क्षेत्रों में भी खतरे की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही वन विभाग मसूरी की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान भी शुरू किया गया। ज़्यादा उस साइड चला गया आग, मतलब ज़्यादा फैल रहे हैं। देहरादून के विकास नगर स्थित डाकपत्थर क्षेत्र में शक्ति नहर पर खतरनाक स्टंटबाजी का मामला सामने आया। वायरल वीडियो में कुछ युवक झूला पुल से ऊंचाई के बीच तेज बहाव वाले गहरे पानी में छलांग लगाते नजर आ रही हैं, जो किसी समय गंभीर हादसे का कारण बन सकता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस क्षेत्र में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, बावजूद इसके इस तरह की गतिविधियां लगातार जारी थी। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान भी इसमें लिया है। उत्तराखंड के पहाड़ों में भूधसाव भूस्खलन नई बात नहीं है। सरकार दावा तो करती है कि प्रभावित ग्रामीणों के विस्थापन की प्रक्रिया की जा रही है, और यह भी सच है कि सीमांत जनपदों में विस्थापन प्रक्रिया ने कुछ रफ्तार भी पकड़ी है। लेकिन अल्मोड़ा और नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली जैसे जिलों में भूगर्भीय जांच की वजह से मामला फाइलों में ही लंबित रह गया है। अब बरसात से पहले सैकड़ों गाँव के ग्रामीण चिंतित हैं। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को भी घेरने में लगा है। देवभूमि उत्तराखंड में सैकड़ों गांव आज भी भूधसाव, भूस्खलन और बाढ़ के खतरे के साए में हैं। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जनपदों में व्यवस्थापन प्रक्रिया ने कुछ रफ्तार पकड़ी है, लेकिन अल्मोड़ा और नैनीताल जैसे जिलों में भूगर्भीय जांच की वजह से फाइलों में अटके पड़े हैं। राज्य सरकार के सामने चुनौती सिर्फ परिवारों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि उनकी आजीविका और सांस्कृतिक जड़ें बचाए रखना भी है। रुद्रप्रयाग में 35 गांव आपदा के लिहाज से संवेदनशील है। 2012 से 26 तक 26 गांव के 278 परिवार व्यवस्थापन की श्रेणी में आ गए। प्रशासन 21 गांव के 246 परिवारों का व्यवस्थापन करवा चुका है, जबकि 5 गांव के 32 परिवार अब भी व्यवस्थापन के इंतजार में हैं। उत्तरकाशी में लगभग 70 गांव ऐसे हैं जो अति संवेदनशील श्रेणी में चिन्हित हैं। बीते 10 सालों में भटवाड़ी के 47,
पथेड़ी के 83 और थराली के 21 परिवारों समेत कुल 18 इलाकों से सैकड़ों परिवारों का व्यवस्थापन किया जा चुका है। इसके बाद भी करीब 147 परिवारों का व्यवस्थापन अब तक लंबित चल रहा है। पिथौरागढ़ जिला आपदा के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील है। यहाँ 117 गांव आपदा की जद में हैं। 700 परिवारों के व्यवस्थापन का लक्ष्य है। 627 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर बसाया भी गया, लेकिन अब तक 60 परिवार इंतजार ही कर रहे हैं। इसी तरह पौड़ी जिले के 5 संवेदनशील गांवों में शामिल पुलिंडा गांव 90 के दशक से विस्थापन की राह देख रहा है। नई टिहरी के 28 संवेदनशील गांव में धनौल्टी तहसील क्षेत्र में विस्थापन का काम अपेक्षाकृत तेजी से हुआ है। वहीं चमोली जिले में 17 गांव आपदा की दृष्टि से संवेदनशील माने गए हैं। देखिए, उत्तराखंड के सीमावर्ती जनपदों में उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ विशेष तौर पे इनमें बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें हमेशा आपदा का खतरा बना रहता है, मालपा से लेकर के और मोरी तक। और इसके अलावा चमोली जनपद में, रुद्रप्रयाग में और उत्तरकाशी में ऐसे बहुत सारे डेंजर जोन हैं जहां लगातार भूस्खलन होता है, जहां लगातार ग्लेशियर्स के टूटने से तमाम खतरे पैदा होते हैं, जहां लगातार भू धसाव के कारण ग्रामीणों को खतरा रहता है, उनकी जान को खतरा रहता है। ऐसे तमाम गांव चिन्हित गांव हैं और इनकी संख्या लगभग 400 है। इनके विस्थापन का, इनकी जो जनसंख्या वहाँ पर बसावट है, उनको अन्यत्र, और जोशीमठ सबसे लेटेस्ट हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर एक पूरा शहर, एक पूरा कस्बा ऐसा है जो लगातार धस रहा है। उसके भी विस्थापन की चर्चा लगातार चल रही है, मांग लगातार चल रही है। ऐसे तमाम वो गांव जिनका विस्थापन होना है, उनके विस्थापन में सरकार की कोई रुचि नहीं है। चंपावत में 20 संवेदनशील गांव 112 परिवारों को विस्थापन के लिए मुआवजा मिल चुका है। अधिकांश परिवार नए घर बना चुके हैं। नैनीताल में बालियानावाला और नदी किनारे बसे मुरकुडिया, पस्तोला और चाफी गांव खतरे की जद में हैं। हालांकि फिलहाल कागजी कार्रवाई से आगे विस्थापन की प्रक्रिया नहीं बढ़ पाई है। देहरादून में किमाड़ी रोड और मसूरी के पास 7 क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील है। वहीं यूएस नगर के 122 गांव बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील हैं। बरसात के दौरान अवैध निर्माण के कारण हालात और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। जाहिर है, अगर काम नहीं होगा तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही। मैं समझता हूं कि जितने टोटल गांव हैं, जितना टोटल क्षेत्र है, जितनी टोटल बसावट है, उसका 5% भी अभी विस्थापन का कार्य नहीं हो पाया। मैं समझता हूं कि हर साल जब बरसात आती है, जब भूस्खलन होता है, भूधसाव होता है, तमाम तरह की आपदाएं होती हैं, लोगों की जान जाती है, तब ये चर्चा बड़े जोर से शुरू होती है कि साहब विस्थापन होना चाहिए। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है, जैसे ही आपदाएं समाप्त होती हैं, उसके बाद वो चर्चा समाप्त हो जाती है। इसके लिए सरकार को दीर्घकालीन नीति बनानी चाहिए और जो खतरे की जद में बसावटें हैं, गांव हैं, उनको तत्काल उनका विस्थापन करने की सरकार को कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। अल्मोड़ा के 12 गांव संवेदनशील है। 5 गांव अति संवेदनशील माने गए हैं। 36 परिवारों का विस्थापन हुआ है। 240 परिवारों का मामला भूगर्भीय जांच रिपोर्ट और ग्रामीणों में असहमति के कारण लंबित है। कई लोग उसी क्षेत्र में सुरक्षित आवास की मांग कर रहे हैं। राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, फिर भी आपदा प्रभावित लोगों के मुताबिक काम नहीं हो रहा है। लिहाजा सरकार के दावों पर विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।